हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट योर सेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यूज क्विक रिवीजन के साथ में। आखिरकार टेस्ट मैटर करता है कि परीक्षा की तैयारी कैसी है आज की हमारी टैगलाइन के अनुसार। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या शिशुनाग? आपके पास में इधर 20 सेकंड का एक टाइमर चला हुआ है, तो जस्ट इसके बाद ही हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। तब तक आप सोचिए और करिएगा। तो जो हमारा आंसर बन जाता है वो बन जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ही मौर्य साम्राज्य का संस्थापक करने वाला पहला राज्य था जिन्होंने चाणक्य की मदद से नंद वंश के धनानंद को हराया और 321 ईस्वा पूर्व में साम्राज्य की स्थापना कर दी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी कौन सी थी? तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र या काशी? तो हम चलते हैं सीधे सीधे आंसर पर। तो इसकी जो हमारी राजधानी हो जाती है वो हो जाती है पटना या पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यह प्रशासन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा था। अगर मैं आज बात करता हूँ इसकी, तो आज पटना कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है हमें। और पटना की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी उदयन, एक शासक रहा है, उसके द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? आपके पास में फिर से 4 ऑप्शन है, मगध, कलिंग, तक्षशिला और पाटलिपुत्र। एग्जाम में काफ़ी सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध अशोक के 8वें वर्ष, जब उसने शासन करते हुए उसे 8 वर्ष पूरे हो गए थे, तब उसने कलिंग युद्ध लड़ा गया था। यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अशोक के द्वारा असंख्यक मृत्यु हुई थी इस युद्ध में, जिसे देखकर इसका हृदय परिवर्तित हुआ और अशोक ने अहिंसा अपनाने का और बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। अगर मैं बात करता हूँ कलिंग युद्ध की, कलिंग का जो हमारा क्षेत्र है वो आज का उड़ीसा कह सकते हैं हम, जिसमें थोड़ा सा छत्तीसगढ़, कर्नाटका आदि। अशोक ने कलिंग युद्ध अपने 8वें वर्ष में लड़ा गया था और ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अशोक के द्वारा नरसंहार किया गया था। कहा जाता है इसमें नरसंहार हुआ था और मानवता बिल्कुल द्रवित करने वाला दृश्य था। तो इसी प्रकार अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज का जो कलिंग है वो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है। चलिएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस शासक को देवनामप्रिय कहा गया है? इस शासक को देवनामप्रिय कहा गया है। इसका जो हमारा ऑप्शन है, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और दशरथ। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है अशोक। सम्राट अशोक ही देवताओं का प्रिय नेताओं के रूप में अपने आप को संबोधित किया गया है विभिन्न विभिन्न शिलालेखों के माध्यम से, जिसने कि अशोक के 11 शिलालेख हैं जिन्हें कि उन्होंने अलग अलग स्थानों पर लगाया था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आपसे पूछा गया है अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरिक, ब्राह्मणी, खरोष्टी या पाली लिपि में? हमारा इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ब्राह्मणी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, जो प्राचीनतम भारत की प्रमुख लिपि रही है। और इसके अतिरिक्त कुछ और भाषाओं में भी हमें अशोक के जो शिलालेख हैं वो देखने को मिले हैं, जैसे खरोष्टी लिपि में भी लिखे गए हैं और आर्मिक लिपि में भी देखने को मिले हैं। अशोक के शिलालेखों की भाषा ज़्यादातर प्रख्यात रही है, जिसे जेम्स प्रिंसपे ने 1837 में अशोक के लेख पढ़े गए थे। पहली बार जब अशोक के शिलालेख पढ़े गए थे तो 1837 में पढ़े गए थे। जेम्स प्रिंसपे ये एक अंग्रेज व्यक्ति थे और भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रमुख भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौटिल्य
कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? महाभाष्य, अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, नीतिशास्त्र। अर्थशास्त्र। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है जिसमें कि उसने मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक प्रबंधन की जानकारी इसमें दी गई है। अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है? अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अभिलेख मिलता है? सांची, प्रयाग, रुक्मिणीदेही अभिलेख या धौली अभिलेख? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है धौली अभिलेख। अशोक के धौली अभिलेख में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उसकी अहिंसात्मक नीति का वर्णन किया गया है। अगर मैं धौली शिलालेख की बात करता हूँ तो हमारा धौली लेक ये पूर्वी तट पर पड़ता है जो कि उड़ीसा के आसपास में स्थित है। इसी प्रकार से अशोक के विभिन्न विभिन्न शिलालेख मिले हैं जो कि यहाँ पे रेक्टेंगल यहाँ पे वर्ग से दिखाए गए हैं। मौर्य काल मुद्रा को क्या कहा जाता था? आपके पास में ऑप्शंस है दिनार, सिक्का, कर्ण या रुपया। मौर्यकालीन मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? जो इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है पर्ण। मौर्य साम्राज्य में पर्ण नामक मुद्रा का प्रचलन था जिसका उपयोग व्यापार और प्रशासन में होता था। आइए चलते हैं अन्य मुद्राओं के बारे में बात करते हैं। तो अशोक के काल में विभिन्न विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चली हैं जिसमें कि अगर मैं बात करता हूं तो सोने की जो मुद्रा थी, सोने के सिक्कों को निक्ष या सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को पर्ण, धरण, करसापर्ण, रूपेण, शतमान आदि कहा जाता था। तांबे के सिक्के को मानस या काणिक कहा जाता था। मौर्य काल में पर्ण चांदी से बना था और यह 3/4 तोले के बराबर होता था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने मुख्य रूप से पर्ण और मासक सिक्के का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अशोक का कौन सा प्रतीक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है? अशोक स्तंभ, सिंह, चतुर्भुज, धम्म चक्र या कल्पवृक्ष? तो जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है अशोक स्तंभ। ये 4 सिंह, ये 4 शेर हैं इस पे जो कि एक दूसरे की ओर मुख पीट करके बैठे हुए हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है मौर्य काल में राजस्व एकत्रित करने का जो कार्य था वो किसके अधीन था? राजस्व जो इकट्ठा करते थे उसे कौन करता था? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, सामंत या सम्राट? तो राजस्व इकट्ठा करने का जो कार्य था वो यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स था उसे कौन समाहित करता था? सम्राट जो होते थे उसको इकट्ठा करने का कार्य किया करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास में सम्राट सभी प्रकार के स्रोतों में कर के संग्रह को नियंत्रित करते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के मुताबिक सम्राट को हर 5वें वर्ष राज्य के दौरा करना होता था। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 100 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व में? मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं तो चलिएगा हमारे आंसर की ओर। हमारा जो आंसर हो जाता है मौर्य साम्राज्य का जो पतन था 185 ईसा पूर्व हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो अंतिम शासक है वरदत्त की जो हत्या थी वो पुष्यमित्र सुगंध के द्वारा कर दी गई और मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया जाता है। और साथ ही एक नए वंश की नींव भी डाल दी जाती है जिसे सुगंध वंश के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी बना? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक जैन धर्म का अनुयायी बना?
तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही वह शासक थे जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जो थे जैन धर्म में बिताए, और उन्होंने संलेखना नामक एक विधि होती है जैन धर्म में, जिसमें उपवास के माध्यम से अपने शरीर त्याग देना होता है। तो वहीं पर उन्होंने श्रवण बेलगोला में संन्यास लिया और वहीं पर अपना प्राण त्याग दिए। बिंदुसार का उपनाम क्या था? बिंदुसार का उपनाम क्या था? प्रियदर्शनी, मित्रघात, या देवनाम प्रिय, या महाराज धर्मराज? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अमित्रोघात। इसका जो अर्थ होता है वो होता है अपने शत्रुओं को नाश करने वाला, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो या जिसके सभी के सभी शत्रु समाप्त कर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बिंदुसार के बारे में फिर से, तो बिंदुसार का जो शासनकाल था 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व उसका जीवन काल रहा है या उसका शासनकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी? मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली इस प्रकार की। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है क्या? लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, केंद्रीकृत, या विकेंद्रीकृत? तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है केंद्रीकृत प्रकार की, यानी कि सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की व्याख्या उस समय पे भी की गई थी। यानी कि जो सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता था वो राजा ही होता था हमेशा। जिस प्रकार के आज भारत में प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ पे भी सेंट्रलाइज होती है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध संघ की तीसरी परिषद बुलाई गई थी, यानी कि तीसरी बैठक बुलाई गई थी जहाँ पर विचार विमर्श किया जाता था? सांची, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और काशी। हमारे पास में 4 ऑप्शन है। अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध संघ की तीसरी परिषद बुलाई गई थी? जो इसका आंसर हो जाता है वो हो जाता है पाटलिपुत्र। अशोक ने पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तीसरी परिषद बुलाई थी, जिसमें धर्म के प्रचार पर विभिन्न प्रकार से चर्चा की गई थी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन माना गया है? मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना गया है चंद्रगुप्त मौर्य। वह व्यक्ति थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना की, फिर उनके पुत्र बने बिंदुसार, फिर अशोक आए। इस प्रकार से ये 3 ही राजा हैं जिन्होंने मौर्य साम्राज्य में अपना योगदान दिया है। तो सबसे महान शासक अशोक बन जाते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के बाद में विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रचार किया और शांति के माध्यम से अपना साम्राज्य स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने राज्य की स्थापना में उनकी मदद की? विद्यानंद, कौटिल्य, पाणिनि, या पंतजलि? हमारे पास में 4 ऑप्शन है। आपसे फिर से पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो थे कौटिल्य, और कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चंद्रगुप्त के नाम से इतिहास में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 321 ईसा पूर्व, 226 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, या 200 ईसा पूर्व? तो मैं आपको बता दूं 226 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और 185 में मौर्य वंश का पतन हो गया, और साथ ही 321 ईसा में इसकी स्थापना की गई थी। अशोक को प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ स्थित है? अशोक का जो सबसे प्रसिद्ध शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है और कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है। विभिन्न प्रकार के सांची है, ऋषिकेश है, गिरनार है, या प्रयागराज? यानी कि जिसमें अशोक का कोई ऐसा अभिलेख जिसमें सबसे ज़्यादा उसकी जानकारी मिलती है तो वो मिल जाता है हमें गिरनार में। और गिरनार कहाँ पे स्थित है? हमारे गुजरात के स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध, सिंधु युद्ध, पाटलिपुत्र युद्ध, या मगध युद्ध? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर हो जाता है कलिंग युद्ध, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के किस शासक को देवनामप्रिय कहा गया है? इसका आंसर भी हमारा हो चुका है, अशोक इसका आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य में किस विदेशी आक्रमणकारियों को हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी आक्रमणकारी को हराया? तो हमारे पास में ऑप्शन है सिकंदर, डेमेट्रियस, सेल्यूकस, या मिनांडर?
जो इसका सही आंसर हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस को हराया था, जो कि सिकंदर का सेनापति था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख विदेशी संबंध किसके साथ था? ग्रीस के साथ, चीन के साथ, मिस्र के साथ या फारस के साथ? मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख विदेशी संबंध किसके साथ था? तो जो इसका आंसर हो जाता है हमारा, वो हो जाता है ग्रीस। इसका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ग्रीस से ही कौन आया था? कहीं ना कहीं सिकंदर आया था होता हुआ, और उसने ही विभिन्न विभिन्न प्रकार से भारत में सेल्यूकस निकोटस जो था उसने भारत पर आक्रमण किया सिकंदर के बाद में, जो कि सिकंदर का सेनापति था, और वह हार गया। और एक संधि के तहत उसने सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया, और वहां पर उसे कई प्रांत सौंप दिए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य में मेगास्थनीज नामक एक राजदूत आया, जिसने इंडिका नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जो कि आज वर्तमान में नहीं है। अशोक के किस स्तूप का निर्माण कराया गया? अशोक ने किस स्तूप का निर्माण कराया? सांची, खराबर स्फूत, सारनाथ स्फूत या नालंदा स्फूत? अशोक ने किस स्फूत का निर्माण कराया? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है सांची स्फूत। अशोक ने सांची स्फूत का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कराया गया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह स्फूत बौद्ध वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, और उसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा रायसीन का यानी कि जो सांची स्फूत है के बारे में वर्णन करता है। अशोक ने धर्म प्रचार में कौन सबसे प्रसिद्ध था? अशोक के धर्म प्रचारकों में कौन सबसे प्रसिद्ध था? महासेन, महेंद्र, धनानंद या दशरथ? अशोक के धर्म प्रचारकों में कौन सबसे प्रसिद्ध था? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है महेंद्र। और अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा द्वारा श्रीलंका में धर्म प्रचार हेतु गए, और वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म का वृक्ष लगाया, और साथ ही साथ में श्रीलंका भी आज एक प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। मौर्य साम्राज्य की सेना का मुख्य आधार क्या था? मौर्य साम्राज्य की सेना का मुख्य आधार क्या था? युद्ध हाथी, घुड़सवार, नौसेना या पैदल सेना? जो इसका सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है युद्ध सेना। युद्ध सेना उस वक्त की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हराकर साम्राज्य की स्थापना कर दी? धनानंद, वरदत्त, पुष्यमित्र शोगुन या सेल्यूकस निकोटस? तो जो इसका आंसर हो जाता है हमारा, वह आंसर हो जाता है हमारा इसका धनानंद। तो धनानंद वह व्यक्ति था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। सिकंदर इसके बाद इससे पहले आ चुका था भारत में। तो ये किसकी मदद से जीते थे चंद्रगुप्त मौर्य? ये जीते थे कौटिल्य की मदद से, यानी कि चाणक्य की वजह से। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है? आपसे पूछा गया है। सेनापति, न्यायाधीश, महापात्र या राजुक? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है महापात्र। तो महापात्र मौर्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। वह विभिन्न विभागों का प्रभारी होता था, जैसे न्याय, राजस्व और धर्म। अशोक ने धर्म महापात्र नामक एक विशेष पद बनाया था, जो धर्म प्रचार के लिए जिम्मेदार था। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे पास में, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का धर्म किस पर आधारित था? तो जो इसका सही आंसर हो जाता है, वह होता है हमारा बौद्ध धर्म। अशोक का धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें अहिंसा, करुणा, सत्य और परोपकार जैसे गुणों पर जोर दिया गया था। अशोक ने धर्म के माध्यम से समाज में नैतिकता और शांति स्थापित करने का प्रयास किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? व्यापार, शिक्षा, धर्म या प्रशासन के लिए? तक्षशिला के बारे में पूछा गया है। तो तक्षशिला जो था वो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख
शिक्षा केंद्र था। यहाँ पर अनेक विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे राजनीति, चिकित्सा, धर्म और कला। और ये एक पीरियोडिक टेबल है हमारे सामने, जिसमें कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स दिखाए गए हैं। तो आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू क्लास। मिलते हैं हम जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।